हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे अच्छे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर मैं आज आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लेकर आया हूँ, तो आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप इसे ज़रूर अंत तक देखें। आइए, पॉलिटिकल साइंस जिसे हम लोग राजनीति शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, तो राजनीति शब्द शास्त्र पे अगर हम लोग बात करें तो ये राजनीति जो शब्द है इसमें दो शब्दों का मिलन है, एक राज्य और दूसरा नीति। तो राज्य और नीति को अगर हम लोग समझे तो राज्य का मतलब सामान्य अर्थ में देखा जाए तो शासन यानी शासन व्यवस्था। इसका दूसरा भी अर्थ है, मैं बताऊंगा फिर राज्य मतलब यहाँ अगर हम देखें तो शासन, और नीति का मतलब क्या, उचित कार्य करने की कला। उचित कार्य करने की कला तो कैसी कला, तो जो उचित समय पर उचित स्थान पर उचित समय उचित स्थान पर उचित समय और उचित स्थान पर जो उचित कार्य किया जाए उसी कार्य करने की कला को ही हम लोग नीति कहते हैं। नीति का मतलब एक कार्य सिद्धांत होता है, कार्य करने का तरीका होता है, कार्य करने की कला होता है, नियम होता है, जिसका मतलब जो उस शासन व्यवस्था के द्वारा, जैसे आपके संघ में यानी देश में कोई शासन व्यवस्था है या आपके राज्य में कोई शासन व्यवस्था है या ग्राम स्तर पर कोई शासन व्यवस्था है, तो उस शासन व्यवस्था के द्वारा जो जनताओं के बीच आम जनताओं के लिए उसके उचित स्थान पर उचित समय पर और उचित कोई कार्य करे, यही कला उनका राजनीति कहलाता है। और जिसे इंग्लिश में हम लोग देखें तो पॉलिटिक्स कहते हैं। राजनीति को इंग्लिश में हम लोग पॉलिटिक्स कहते हैं। और ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये भी मैं बता देता हूँ। ये पॉलिटिक्स वर्ड इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। पॉलिटिक्स वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक में ही एक वर्ड है जिसका नाम है पॉलिटिका। तो ग्रीक में एक वर्ड है पॉलिटिका, इसी पॉलिटिका ग्रीक वर्ड से ये पॉलिटिक्स आया, राजनीति आया। और ये 500 ईसा पूर्व माने ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग ईस्वी में हैं, ये 500 ईसा पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ। तो 500 ईसा पूर्व पहले ये जो ग्रीक वर्ड है माने यूनान जानते हैं आप, यूनानी। तो यूनानी विचारक थे, मैं बताऊँगा फिर आगे वीडियो में, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इन सब पे बात होगा। तो 500 ईसा पूर्व पहले इस पॉलिटिका वर्ड से, इस पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति शब्द का उत्पत्ति होता है। अब देखिए, सबसे पहले जब हम लोग बहुत पहले की बात कर रहे हैं तो पहले ग्राम का व्यवस्था होता था। ग्राम माने गांव का। तो गांव स्तर पर भी, ग्राम स्तर पर भी पहले राजनीति होता था। तो राजनीति का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि किसी शासक के द्वारा शासन व्यवस्था कायम करना ही उनकी राजनीति है, कि किस नियम से, किस कायदे से वो शासन व्यवस्था कायम करे, जनताओं को अनुशासित करे और जनताओं का जो सामाजिक आर्थिक जो स्तर है उनको ऊंचा करे। तो एक राजनीति का एक और अर्थ होगा कि जनताओं के बीच उनके सामाजिक और उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा करना, उसके साथ ही उन सर्वांगीण विकास हेतु उचित निर्णय और उचित कार्य करना ही राजनीति का एक अर्थ होगा। तो ग्राम स्तर पर भी राजनीति होता था, जिसे हम लोग पंचायत कहते थे। तो देखे होंगे आप बहुत पहले कि लोग यहाँ पर राजनीति कैसे, यहाँ पे शासन कैसे लगाते थे। एक पंचायत के द्वारा, गांव में एक पंचायत होता था और इस पंचायत के द्वारा इस गांव के आम जनताओं पर शासन कायम किया जाता था। जब हम इससे ऊपर आए तो राज्य आ गया। राज्य जैसे कि बिहार भी एक राज्य है, तो इस राज्य जैसे भारत में कई सारे राज्य हैं, हर देश के अपने अपने राज्य होंगे। तो उस राज्य स्तर पर भी एक शासन व्यवस्था कायम करने का कार्य इनके लिए विधानमंडल का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो इसी विधानमंडल से शासन यानी नियम कायदे पारित करके राज्य पर, वहाँ के जनताओं पर उनके सामाजिक या उनके आर्थिक या उनके सर्वांगीण विकास हेतु उचित कार्य किया जाता है। फिर अगर हम लोग संघ क्षेत्र पर जाएंगे, जैसे हम लोग देश कहते हैं, तो इस पर आपको संसद का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आपको नियम कायदे कानून पारित करके देश के और संघ के जनताओं के आर्थिक सामाजिक विकास के हेतु कार्य किया जाता है। फिर अगर हम लोग विश्व स्तर पर भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी देश
अपने मन से कुछ भी करना शुरू कर दे और जिससे दुनिया के अन्य जो देश है वो प्रभावित हो जाए। इसीलिए विश्व स्तर पर भी एक संगठन है, मतलब कानून व्यवस्था वहाँ भी कायम है कि कोई भी देश अपना मनमानी ना करे। इसके लिए विश्व स्तर पर यूएन का नाम आपने सुना होगा, यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इनके द्वारा भी सभी देशों पर, यानी एक देश दूसरे देशों के हर एक गतिविधि पर नज़र रखते हैं और सबके, अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति पिछड़ा हुआ है तो सभी देश उनका मदद करते हैं। तो ये शासन व्यवस्था एक जो निर्णय है, उचित निर्णय सबों के लिए कैसा बनेगा, यही सामान्य अर्थ में राजनीति का एक कॉन्सेप्ट होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि राजनीति वर्ड जो है वो कहाँ से आया और इसके पीछे क्या कहानी है। सबसे पहले पॉलिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने किसने लाया, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मैंने जो अभी बताया आपको ग्रीक यानी यूनान से, तो यूनान के एक बहुत ही बड़े विद्वान थे जिसका नाम था अरस्तु, और ये बहुत बड़े ज्ञाता भी थे और राजनीति के बहुत बड़े जानकार थे जो अरस्तु। और अरस्तु के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो इसी अरस्तु ने सर्वप्रथम ये पॉलिटिक्स मतलब राजनीति शब्द का ये प्रयोग किया था अरस्तु ने। इसी अरस्तु के गुरु थे प्लेटो का नाम आपने सुना होगा। तो अरस्तु के गुरु थे, यानी ऊपर मैं जो लिख रहा हूँ तो उनके गुरु थे प्लेटो, और उसी प्लेटो के गुरु थे जिसका नाम आप जानते होंगे सुकरात। तो यहाँ देखिए, सुकरात के शिष्य कौन, प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य कौन, अरस्तु, और इसी अरस्तु के शिष्य थे महान सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, जिसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर सिकंदर को। तो यहाँ देखिए सुकरात, ये सब कहाँ के थे, ये सब आपको यूनानी क्षेत्र से संबंध रखते थे, एथेंस यानी यूनानी क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो सुकरात के शिष्य कौन, प्लेटो के शिष्य कौन, अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य कौन, महान सिकंदर यानी द अलेक्जेंडर। और इसी सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ, मैंने BC बिफोर क्राइस्ट। तो 326 ईसा पूर्व इन्होंने, इसी सिकंदर ने 326 वर्ष ईसा पूर्व भारत पर इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। किसने, महान सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में, ईस्वी है ये, 326 ईसा पूर्व ईस्वी है, उसमें भारत पर उन्होंने आक्रमण किया था। और उस समय भारत के जो एक महान शासक थे जिनका नाम आप बिहार में ही मगध प्रांत नाम सुने, मगध प्रांत, उस मगध साम्राज्य के एक नंद वंश स्थापित था, नंद वंश। उस मगध साम्राज्य पर, मगध प्रांत पर उस समय नंद वंश थे और नंद वंश के शासक का नाम था धनानंद। अब यहाँ देख लीजिए, तो ये जो आप सिकंदर का जो भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण होता है, तो सिंधु नदी, अभी अगर आप भारत के मैप की बात करें तो यहाँ वाले अगर आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र, अगर आप इधर के क्षेत्र देख रहे हैं तो यहाँ सिंधु नदी है जो कि अभी पाकिस्तान की ओर चला गया है। उसी सिंधु नदी को पार करके इधर, इसी सिंधु या पंजाब वाले क्षेत्र में अगर आप देखिए इधर, तो सिंधु नदी को पार करके, ये जो सिंधु नदी है, इसी सिंधु नदी को पार करके भारत पर आक्रमण करने का कोशिश किया था। और यह पंजाब वाले क्षेत्र पर एक राजा थे जिसका नाम था पौरस, राजा पौरस, या पुरु भी कहते हैं इसको लोग। तो राजा पौरस जो पंजाब वाले क्षेत्र पर शासन करते थे, यहाँ पर दो नदी था, एक झेलम और एक चिनाब। तो चिनाब और झेलम के बीच में ही कहा जाता है कि झेलम नदी को पार करना सिकंदर के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि राजा पौरस, हालांकि ये छोटे शासक थे, पंजाब प्रांत में ही एक छोटे से प्रांत के शासक थे, लेकिन उन्होंने सिकंदर को पस्त कर दिया था। तो ये अलग विषय है, इस पर हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे बात करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ राजनीति पर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, ये जो राजनीति अभी मैंने बताया कि राज्य की नीति, किस नीति यानी किस नियम कानून कायदे से पूरे राज्य पर शासन व्यवस्था कायम किया जाए, तो ये राजनीति का ही एक लिखित संग्रह होगा। कहीं कानून, नियम कानून को तो हम लिखेंगे ना किसी चीज़ में, तो ये जो लिखित संग्रह है, मतलब लिखित रूप से अगर हम कहीं पर उस नियम को, यानी इस नियम और कानून को अगर हम कहीं पर लिख कर रखेंगे, तो पहले तो मौखिक था,
जैसे पंचायत में क्या था, मौखिक था। आप देखे होंगे पंचायत में बैठ गया, और कहीं पे अगर पंचायती हो रहा है तो कुछ लोग बैठते हैं, जो सम्मानित लोग होते हैं उस समाज के, वो लोग बैठते हैं और नियम बना देते हैं कि ऐसा नियम है, आज ये होगा तो इसको इतना जुर्माना लगेगा, इतना कुछ होगा, तो सभी लोग उसको मानते हैं। उसका कोई लिखित विवरण नहीं होता है। फिर अगले दिन अगर इसी तरह का कोई घटना घटता है तो पहले वाले उदाहरण लेकर के उन्होंने ऐसा कार्य किया था तो उनको इतना जुर्माना मिला था, इनको भी ऐसा मिलना चाहिए था। लिखित विवरण नहीं था। लेकिन अगर हम लोग आज बहुत वर्तमान स्थिति में देखें, जब हम लोग के पास अब क्या होने लगा, नियम और कानून का एक लिखित विवरण आने लगा, तो भारत में भी एक लिखित विवरण है और उसका नाम आज आप देखिए संविधान का नाम दिया गया। तो संविधान क्या है, ये भी दो शब्दों से बना हुआ, एक है सम और एक है विधान। सम और विधान, ये सम का मतलब बराबर यानी समान, सम का मतलब होता है बराबर यानी समान, इक्वल जिसको कहते हैं, और विधान का मतलब विधि, और विधि मतलब क्या, नियम। तो ये समूह के लिए नियम क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब उस देश के, उस प्रांत के यानी उस संघ के अधीन जितने भी जनता हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो निचले वर्ग के हो, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या कोई भी एक व्यक्ति हो, मतलब नीचे स्तर से लेकर ऊपर के स्तर के व्यक्तियों के लिए, सभी के नियम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हालांकि उसके लिए विशेषाधिकार होता है, तो विशेषाधिकार हर वर्गों में हर तरह से लोगों को अलग अलग मिला है, वो अलग बात है। लेकिन नियम और कानून की बात हम करें तो सभी नियम, सभी के लिए नियम अगर बराबर हो, समान हो, उसी के शब्दों को हमने यहाँ पर क्या दिया, संविधान, जिसे हम लोग संविधान कहते हैं। अब ये संविधान कब बना तो इसको हम लोग देखते। तो भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो भारतीय संविधान आप जानते हैं इस चीज को कि 26 जनवरी 1950 को भारत की संविधान लागू हो गया। देखिए मैं यहाँ पर शब्द के साथ खेलूंगा, तो यहाँ एक शब्द है लागू यानी पारित होना। तो भारत की संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पारित हो गया, लागू हो गया। मतलब हम लोग अब अपने आप में एक गणतंत्र देश के रूप में जाने लगे। गणतंत्र यानी रिपब्लिक कंट्री हम लोग बन गए। और रिपब्लिक कंट्री अगर हम लोग बनते हैं तो इसीलिए हम लोग इस 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। अब इसके पीछे कहानी ये है कि संविधान के पीछे अगर आपसे बात करें तो आप कहिएगा 26 जनवरी 1950 को यह तैयार हो गया, बन गया। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ को और समझ लेना है, ये 26 जनवरी 1950 जो है, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। जबकि संविधान बना कब है, ये चीज़ को आप समझिए। पहले यहाँ लागू हुआ है, सबकी संविधान हमारा इससे बहुत पहले बन चुका है। अब यहाँ देखिए, ये संविधान हमारा मूल रूप से अगर देखा जाए तो बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर को ही। यह संविधान हमारा बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 ईस्वी में ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका है। भारतीय संविधान, भारत की संविधान 26 नवंबर 1949 को निर्माण हो चुका था। इसको हम लोग कहेंगे निर्माण हो गया था, मतलब बन चुका था। लेकिन भारत की संविधान जो है वो लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। ये निर्माण की तिथि है, 26 जनवरी 1950 को निर्माण हुआ था और बना था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन भारत की संविधान बन कब चुका था, 26 नवंबर 1949 को यह निर्माण हो चुका था। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि जब हमारा 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन गया था तो उसी दिन हमें लागू कर देना चाहिए था। हमने इतना दिन का यानी लगभग 2 महीने का वेट के इंतजार क्यों किया? तो इसके पीछे भी एक कहानी है। इस दोनों के बीच में जो आप 1.5 से 2 महीना का एक गैप देख रहे हैं, वेट कर रहा है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी। आइए हम लोग इसको भी थोड़ा सा सुन लेते हैं। तो भारतीय संविधान जो 26 नवंबर 1949 को ही निर्माण हो गया था, लेकिन इनको 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया, इस चीज़ को थोड़ा सा इसके पीछे का कहानी हम लोग समझते हैं। देखिए होता क्या कि जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, जब भारत पूर्ण रूपेण अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस समय के जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने कई बार अंग्रेजों से अनुनय विनय किया कि हमें आज़ादी दिया जाए, पूर्ण स्वाधीनता हमें दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने बारंबार इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और हमने गुलाम बना ही रखा। तो देखिए उस समय की जो कांग्रेस थी,
उसमें की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि आप जानते हैं 1885 में ही इनका ये हुम के द्वारा निर्माण हुआ था। तो उस समय लाहौर, अभी लाहौर देखा जाए तो लाहौर अभी पाकिस्तान में चला गया है, पाकिस्तान में लाहौर है। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था किन लोगों का, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के द्वारा। तो ये कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, उस समय भारत में ही था ना। तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की बात मैं कर रहा हूँ, 1929 की बात मैं कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में जब भारत कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में, तो यहाँ पर डोमिनियन स्टेट यानी पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया जाता है। पूर्ण माने पूरे, हमें अब क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। अब हम लोगों ने अंग्रेजों से पूर्ण आज़ादी मांगना शुरू कर दिया, स्वाधीनता मांगना शुरू कर दिया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आप नाम जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनका अध्यक्षता कर रहे थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया यहाँ पर 31 दिसंबर 1929 को। तो उनको एक अल्टीमेटम दिया जाता है 2-3 दिनों का, लेकिन फिर भी अंग्रेज इस बात को नज़रअंदाज अपने रवैये के अनुसार पुनः कर देते हैं। तब इन लोगों ने, कहा भी जाता है, इन लोगों ने क्या किया, तो फिर 2 जनवरी, देखिए 31 दिसंबर को, तब जाकर 2 जनवरी, अब 1929 से क्या होगा 1930, तो 2 जनवरी 1930 को पुनः इन लोगों ने एक मतलब सामान्य बैठक किया और उन्होंने घोषणा कर दिया। इस दिन इन लोगों ने घोषणा कर दिया, यहाँ पर अधिवेशन के लिए जो बैठक हुआ लाहौर अधिवेशन में, इन लोग अंग्रेज के पास प्रपोजल दिया कि हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने जब नहीं, इस बात को नहीं माना, तो इन लोग, हमारे उस समय के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने 2 जनवरी 1923 ईस्वी को पूर्ण रूपेण घोषणा कर दिया। किस चीज़ की घोषणा, पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा। और ये पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा हमारे भारतीयों के द्वारा किया गया 2 जनवरी 1930 को। अब क्या है इसके पीछे कहानी, तो 2 जनवरी 1930 को घोषणा ये होता है कि अब हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी, क्या मैंने बोला, 26 जनवरी को हम लोग अब आज़ादी दिवस मतलब फ्रीडम डे मतलब स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। प्रत्येक 26 जनवरी को अब हम लोग क्या मनाना शुरू कर दिए, फ्रीडम डे मतलब इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाना शुरू कर दिए, स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाना शुरू कर दिए। तो 26 जनवरी हमारा क्या था, स्वतंत्रता दिवस। अब देखिए यही एक ट्विस्ट आ रहा है, इसको समझिए। तो 26 जनवरी हमारा स्वतंत्रता दिवस हो गया था, कब से, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी से अब हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए थे। हमारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग अब अपना जो उस समय का राष्ट्रीय ध्वज था, उस समय का जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको हम लोग फहराना शुरू कर दिए थे। कहा भी जाता है जब पूरे दुनिया सो रहा था उस समय एक शख्स आधी रात को जाकर राष्ट्रीय ध्वज माने भारतीय झंडा फहरा रहे थे, उस शख्स का नाम था जवाहरलाल नेहरू। खैर इस कहानी अलग है। यहाँ देखिए तो 26 जनवरी 1930 से लेकर, अब देखिए 26 जनवरी 1930 से लेकर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1931, 26 जनवरी 1930 से लेकर 1931, 1932, 1933, कंटिन्यू अगर आप चलिएगा तो 1933 से लेकर 1947, किस समय की बात हो रहा है, 26 जनवरी 1947 का बात मैं कर रहा हूँ। तो 26 जनवरी 1947 को भी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 26 जनवरी 1947 को भी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये स्वघोषित स्वतंत्रता दिवस था, मतलब भारतीयों के द्वारा घोषित कर दिया गया कि हम आज़ाद हो गए। हालांकि अभी हम लोग अंग्रेज के गुलाम ही थे, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। और 26 जनवरी 1947 तक, 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1947 तक लगभग 17 साल हम लोगों ने 26 जनवरी को ही आज़ादी दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे। तो ये देखिए कहानी अब होता क्या है कि 17 साल तक हम तो 26 जनवरी को आज़ादी दिवस फ्रीडम डे यानी इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे। अब जाकर इसी 1947 में हमें असली आज़ादी जिसे हम लोग कहें, तो ये हमारा ओरिजिनल है, मतलब इसको हम लोग कहें ये जो वास्तविक आज़ादी हमें मिलता है 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को हमें मिला कौन, पूर्ण
स्वाधीनता माने स्वतंत्रता। तो यहाँ अब हम लोग इसे वास्तविक कहेंगे। तो वास्तविक आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिला, लेकिन हम लोग 17 साल से मनाते आ रहे थे 26 जनवरी को। क्यों मनाते आ रहे थे? क्योंकि हम लोगों ने घोषित कर दिया था कि हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, भले ही अंग्रेज हमें गुलाम किया ही था। लेकिन अब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज ने हमें हकीकत में वास्तविक रूप से आज़ाद कर दिया। अब हम लोग पूर्ण रूपेण आज़ाद हो गए। तो अब यहाँ पर उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के पास एक समस्या ये आ गया कि अब वास्तविक आज़ादी तो 15 अगस्त को हुआ, लेकिन मनाते तो आ रहे हैं 17 साल से हम 26 जनवरी को। तो इस दिन को तो भूलना नहीं है, इस दिन को भी यादगार रखना है, क्योंकि हम लोग 17 सालों से आज़ादी दिवस मनाते आ रहे हैं। स्थिति को 26 जनवरी 1947 को भी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। स्वतंत्रता दिवस अगर देखें तो हम लोग 26 जनवरी 1947 को भी मनाया था, और जो कि हमारा वास्तविक आज़ादी अब आ गया है 15 अगस्त 1947 को भी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो ये हमारा स्वतंत्रता दिवस कब से मनाया जा रहा था? 17 वर्षों से लगातार, माने 16-17 वर्षों से हम मना रहे हैं, और ये हमारा क्या हो गया? वास्तविक आज़ादी हो गया। तो वास्तविक आज़ादी हमारा 15 अगस्त को था। तो ये आप यहाँ ये देख लीजिए, 1947 एक ऐसा वर्ष था जब भारत के हर एक जनताओं ने 2-2 बार आज़ादी दिवस मनाया। मतलब हम लोगों ने 1947 एक ऐसा वर्ष है जब हम लोगों ने 2 बार आज़ादी दिवस मनाया। एक जो हमारा विगत वर्षों से चलता आ रहा है 26 जनवरी को, और एक हमारा जो हकीकत यानी वास्तविक आज़ादी हमें 15 अगस्त को मिलता है। हालांकि ये भारत को 2 भागों में बांटने का काम किया था अंग्रेजों ने, लेकिन वो अलग विषय है। तो 15 अगस्त को भी हम लोग वास्तविक आज़ादी मना। अब हर कोई 15 अगस्त को ही आज़ादी दिवस मनाना शुरू कर दिया। तो 26 जनवरी कहीं ना कहीं आम जनताओं के लिए भूलने जैसा हो गया। तो अब इसी में जब हमारे देश में 26 नवंबर 1949 को संविधान बन जाता है, तो हमारे उस समय के जो भी राजनेता या जो भी उस समय के शासक थे, उन लोगों ने ये फैसला लिया कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बन गया है उनको इस तिथि को लागू ना किया जाए। और ये जो 26 जनवरी हम लोग कई वर्षों से लगातार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, इस तिथि को भी हम लोग यादगार बनाएं और उस तिथि को हम लोग भूले नहीं। तो इन लोगों ने 26 नवंबर मतलब देख लीजिए दिसंबर 1.5-2 महीने रोक कर उस 26 जनवरी को, जो कि पहले हमारा स्वतंत्रता दिवस था, इस 26 जनवरी को हमारे उस समय के शासकों ने संविधान को लागू किया, और ये 26 जनवरी भी आज अमर है। हालांकि अब हम इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमारा इस दिन संविधान बना, मतलब हम अब गणतंत्र हो गए, तो हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब एक बात को और समझ लीजिए, 26 जनवरी एक ऐसा तिथि है जिस तिथि पर हम लोग कई वर्षों तक स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और 1950 के बाद हम आज तक इन्हें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान जिसका समान अर्थ होता है संविधान, जिसका अर्थ हुआ सभी के लिए एक जैसा नियम और कानून, ये मानव जातियों के लिए है। और मानव जाति की अगर हम बात करें तो मानव जाति का धरती पर सबसे पहले, ये भी एक चीज़ को समझ लीजिए कि धरती पर कभी न कभी मानव जाति का तो निर्माण हुआ होगा कि सबसे पहले मानव जाति धरती पर कब आए, धरती पर मानव जाति कब आए, मानव प्रजाति कब आए। तो ये देखिए अब क्या है, इसमें कई सारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के इनका एक कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग कुछ बात करें तो जैसे हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। हिंदू धर्म की अगर हम लोग बात करें तो हिंदू धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है, जैसे पुराण के अनुसार, हिंदू धर्म के पुराण के अनुसार माना गया है कि सबसे पहले धरती पर मनु जो कि पुरुष के रूप में थे, और उनकी पत्नी शत्रुपा का ब्रह्मा जी ने क्या किया, निर्माण करके इस धरती पर मानव जाति का विस्तार हेतु भेजा था। वहीं पर अगर हम लोग ईसाई धर्म मतलब क्रिश्चियन जिसको कहते हैं, तो वहाँ के अगर ईसाई धर्म पर अगर हम लोग बात करें तो ईसाई धर्म के बाइबल के अनुसार उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस धरती पर एक एडम और उनकी पत्नी एम्बेला को, ये कौन, तो एडम और एम्बेला को किसने भेजा, तो क्योंकि ईसाई ये अपने यीशु मसीह को मानते हैं, उनका मानना है ये परमेश्वर पुत्र है, तो उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर की छाया मतलब
इन्होंने बहुत ही अच्छा एक किताब भी है, इसमें जिक्र किया है कि मैन आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ हिज मेकर। मतलब मैन वाज क्रिएटेड का मतलब इंसान का निर्माण ही किया गया था इन द इमेज माने उस रूप में, ऑफ हिज मेकर माने उनके जो मेकर निर्माण करता है। तो सृष्टि के जो रचयिता है उसी के रूप में उन्होंने अपनी परछाई के रूप में आदमी को भेजा है, जिसका नाम एडम और उसकी पत्नी एम्बेला है। तो ऐसा मानना है ईसाई धर्म का। वहीं पर अगर मुस्लिम धर्म की, में इस्लाम धर्म की बात करें तो इनके जो सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान, उसके अनुसार सबसे पहले मानव जाति में सबसे पहले आदम और उसकी पत्नी जो थी जिसका नाम हीवा, तो इनका मतलब धरती पर सबसे पहले आगमन हुआ। ये कई सारे धर्म के मान्यताओं के अनुसार है। वास्तविकता जो भी है, जिस चीज धर्म को आप मानते हैं वो ऐसा आप अपना विचारधारा बना लीजिए, अलग बात है। और अगर हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बताया गया है कि मानव जाति के जो सबसे पहले पूर्वज थे होमोसेपियंस का नाम सुना होगा आपने, होमोसेपियंस, और उनके जो लूसी मतलब बताया गया है कि आप देखिए, ये मैंने अफ्रीका कंट्री बनाया, अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका महादेश है। तो इसी अफ्रीकन कंट्री के पूर्वी अफ्रीका में कुछ देश है जिसका नाम है इथोपिया, सोमालिया। ये यहाँ के कुछ देश है, इथोपिया सोमालिया वाले क्षेत्र में सबसे पहले मानव जाति का आना होता है, निर्माण होता है, वहाँ से उसकी उत्पत्ति होता है। तो ये अपने अपने अलग अलग विचारधारा। अभी मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने का काम किया है, बस मैं आपके बीच पॉलिटिकल साइंस क्या है उसको समझे आप। पहले इस चीज़ के लिए मैंने ये इंट्रो पार्ट वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भारत की शासन व्यवस्था और भारत की जो शासकीय ढांचा है वो किस तरह का है, उन पर जल्द ही वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ तब तक आप इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैव अ नाइस नाइट। जय हिंद, जय भारत।